रुद्र थोड़ा कड़क आवाज में पूछा, तो बताओ वहाँ तक कैसे पहुँची और क्या करने वहाँ गई थी तुम तो ऐसी लड़की नहीं लग रही हो। तभी माही हकलाते हुए कहने लगी, वह मैं क्यों बताऊँ आपको। और वह जोर से रुद्र को धक्का दे देती है, जिससे रुद्र 2 कदम पीछे हट गया। वह इस धक्के के लिए अभी बिल्कुल भी रेडी नहीं था। वह आंखें लाल किए हुए माही को गौर से देखे जा रहा था। माही 1 कदम रुद्र से थोड़ी दूर जाकर के दीवार के पास चली गई थी। तभी रुद्र फिर से माही के करीब कदम बढ़ाने लगा। माही जोर से चिल्लाते हुए कहने लगी, तुम जो भी हो वहीं रुक जाओ, प्लीज़ मेरे करीब आने की कोशिश भी मत करना, समझे तुम। और मुझे तुमने यहाँ क्यों रखा है? मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। यह कौन सी जगह है? यह सुनकर के रुद्र एक झटके में उसके करीब चला गया और जाते ही उसको कमर से उसको पकड़ के अपने करीब खींच लिया, जिससे माही की आंखें बंद हो गई और उसके हाथ रुद्र के सीने पर जा लगी। रुद्र उसकी आंखों को देखकर स्माइल करने लगा और कहने लगा, बताओ तुम या फिर मैं बताऊं? मैंने पहले तुमसे पूछा है ना, तुम बताओ वहाँ कैसे पहुँची? माही इस वक्त बहुत ज़्यादा ही डरी हुई थी और वह डर से कांप रही थी, जो कि रुद्र भी महसूस कर रहा था। माही कहने लगी, मैं अपनी दोस्त के साथ में एनजीओ जा रही थी कि कुछ लोगों ने मेरी दोस्त सीमा को पकड़ के एक गाड़ी में बंद करने लगे, मगर मैं उसे बचाने के लिए उसके पीछे दौड़ गई थी। जब मैं दौड़ रही थी तो कुछ लोगों ने बड़े ही अजीब कमेंट पास कर रहे थे। मैं किसी भी तरह से अपनी दोस्त सीमा को बचाना चाहती थी, जिस वजह से मैं उसका पीछा करते हुए उन लोगों के ठिकाने पर पहुंची। जब मैं वहां गई तो सीमा को उन लोगों ने बेहद ही अजीब तरीके से बांध के रखा हुआ था। मैं बिल्कुल डर गई थी, मगर मैं एनजीओ में काम करती थी और मैं हमेशा पुलिस के कांटेक्ट में रहती हूँ, तो पुलिस को कॉल कर दी, जिस वजह से पुलिस आ गए और उन बदमाशों को पुलिस ने पकड़ लिया और उन्हें लेकर चले गए। मैं कुछ दिन आराम से रही कि अचानक मेरे पीछे एक आदमी लगा हुआ था और वह आदमी 2 सालों से मेरे पीछे पड़ा है। वह मुझसे ज़बरदस्ती करता रहता है। जहाँ मैं जाती हूँ वह मेरा रास्ता रोक लेता है। वह मुझे चैन से जीने भी नहीं देता है। मैं अपनी माँ को यह बातें बता भी नहीं सकती, क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब रहती है और मैं यह सारी बातों को बता करके उन्हें टेंशन नहीं देना चाहती। वह इंसान हर बार मुझसे जल्दी करके कहने लगता है कि तुम मुझसे शादी कर लो और मुझे हर बार धमकी देता है। एक दिन मैं ऑफिस जा रही थी कि अचानक से उसने अपने आदमियों से मुझे बेहोश करके किडनैप करवा लिया और पता नहीं मैं कैसे वहाँ उस कोठी पर पहुँच गई। मुझे बस इतना ही पता है, इसके आगे मुझे कुछ भी नहीं पता है। रुद्र इस वक्त माही की बातों को बड़े ही ध्यान से सुन रहा था और उसके फेस को देखे जा रहा था, जो कि इस वक्त बहुत ही मासूम सा माही का फेस लग रहा था। वह उसकी फेस में ही खो गया था और कहने लगा, मुझे पता है कि वह आदमी कौन है, उसका नाम बनवारी है ना, और तुम्हें यह नहीं पता होगा कि उसने मेरे ही आदमी से कह कर के तुम्हें वहाँ तक पहुँचाया है। माही यह सुनकर के आंखें बड़ी कर ली और कहने लगी, मेरे ही आदमी हो, मतलब तुम भी यही काम करती हो क्या? वह फिर से रुद्र को धक्का देने की कोशिश करती है, मगर इस बार रुद्र ने उसे बहुत ज़ोरदार तरह से पकड़ा हुआ था और इस बार रुद्र को धक्का देने में नाकाम रही। रुद्र स्माइल करते हुए कहने लगा, क्या हुआ है इस बार? अपने धक्के में कामयाब नहीं हुई ना? देखो चलो, मैं एक बात तुम्हें बताता हूँ। मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ उससे तुम्हें कोई भी मतलब नहीं होनी चाहिए, और वह मेरे आदमी थे, इस वजह से मैं तुम्हें वहाँ से निकाल लिया और तुम्हें आज ही रखा गया था ना। आज की तारीख 24 है, क्या तुम्हें पता है? माही हैरान नज़रों से रुद्र को देखने लगी और कहने लगी, नहीं तो आज तो 22 तारीख है ना। रुद्र बोला, नहीं आज 24 तारीख है।
मतलब 2 दिन से तुम्हें वहाँ पर बेहोश करके रखा गया है और इन 2 दिनों में तुम्हारे साथ कुछ इतना सुनना था कि माही फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं यह नहीं मान सकती हूँ। मेरे साथ बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो सकता है। माही का रोना रुद्र को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और वह माही का फेस दोनों हाथों से पकड़कर कहने लगा, चुप हो जाओ, समझी तुम? मेरे सामने यह रोने का ड्रामा मत करो। रुद्र बहुत ही गुस्से से कड़क आवाज़ में बोला। तो माही डर से कांप उठी थी और वह चुप हो गई। रुद्र को माही का रोना देखा नहीं जा रहा था, पर वह खुद भी हैरान था कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। मुझे तो किसी भी लड़की या किसी का भी रोना देखकर मुझे खुशी मिलती थी, पर आज मुझे इसकी आंसू देख कर के मुझे क्यों इतना दुख हो रहा है। वह खुद को भी समझने की कोशिश करने लगा था। रुद्र कहने लगा, तुमने खाना खाया है? माही कुछ नहीं बोलती है। रुद्र ने फिर वह कहा, तुम्हें भूख लगी है? माही बहुत मासूमियत के साथ में अपना सर हाँ में हिलाई। उसकी मासूमियत देख करके रुद्र को समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपने आप को कैसे कंट्रोल करे, पर फिर भी अपने आप को कंट्रोल किए हुए था, वरना वह तो दूसरी लड़की के साथ तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता था और उसके साथ पता नहीं क्या क्या कर जाता था। पर वही माही के साथ वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था, बस उसे डराया धमकाया जा रहा था। रुद्र इस वक्त माही को अपनी बाहों में जकड़े हुए उसके लबों की तरफ झुकने लगा था, पर माही अपने मुंह पर हाथ रख देती है और देखकर रुद्र इस वक्त माही को अपनी बाहों में जकड़े हुए उसके लबों की तरफ झुकने लगा था, पर माही अपने मुंह पर हाथ रख देती है। यह देखकर रुद्र कहने लगा, आज तुम यह रोक रही हो ना, देखना कल मैं क्या करता हूँ। यह तुमने बहुत गलत किया है, मुझे क्यों रोका तुमने? माही अपनी नज़रें उठाकर रुद्र को देखी। रुद्र इस वक्त आंखें लाल किए हुए माही को गुस्से से देखे जा रहा था। माही कहने लगी, मुझे यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है और वैसे भी मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं जानती हूँ। रुद्र स्माइल करते हुए बहुत ही सेडक्टिव वॉइस में बोला, इसके लिए मुझे जानने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और ना ही तुम्हें मुझे जानने की ज़रूरत है। बस मुझे तुम्हारे साथ रातें रंगीन करनी है और अगर तुम जाना चाहोगी तो भी मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। यह सुनकर के माही आंखें बड़ी कर लेती है। रुद्र डेविल की तरह स्माइल करने लगा और उसकी स्माइल इतनी खतरनाक थी कि माही देखकर डर जाती है और कहने लगी, प्लीज़ तुम इस तरह से हंसना बंद करो और मुझे बताओ कि मैं कहाँ हूँ। इस वक्त मुझे घर जाना है। और इधर रुद्र की स्माइल एक खतरनाक हंसी में बदल रहा था और वह ठहाके लगा कर के हंसने के बाद कहने लगा, तुम जहाँ भी हो इस वक्त तो मेरे ही गिरफ्त में हो और रही बात तुम्हें घर जाने की, तो तुम जो कोई भी हो और जहाँ से भी आई हो इस वक्त तो तुम कहीं नहीं जा सकती हो। यह सुनकर के माही की आंखें पूरी तरह से लाल हो गई और उसके आंखों से आंसू बहने लगे और वह कहने लगी, प्लीज़ मुझे जाने दो ना, मेरी माँ इंतज़ार कर रही होगी, प्लीज़ मुझे जाने दो ना, वह बहुत परेशान होगी मेरे लिए, मेरे सिवाय उनके इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं तो तुम्हें बहुत अच्छा समझ रही थी कि तुमने उस नरक भरी जगह से मुझे निकाल दिया। मैं तुम्हारा यह एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी, प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं घर जाना चाहती हूँ इस वक्त। रुद्र उसे बहुत ही इंटेंस नज़रों से देखते हुए कहने लगा, एक बात ध्यान से सुन लो, मेरे अंडर में कोई आ जाए तो वह मेरी इजाज़त के बगैर कहीं नहीं जाता। और रही बात तुम्हें घर जाने की, तो तुम बताओ कि तुम्हारा घर कहाँ है और मैं तुम्हारी मॉम यह मैसेज भिजवा दूँगा कि उनकी लड़की जहाँ भी है सही सलामत है, वह फ़िक्र ना करे और तुम्हारी माँ को जो भी प्रॉब्लम हो मैं उनका प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँगा, उनके लिए कोई नौकरानी रख दूँगा, पर तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी क्योंकि मैंने तुम्हें ख़रीदा है और ख़रीदी हुई सामान को मैं अपने से दूर कभी नहीं जाने दे सकता हूँ, समझी तुम?
इतना कह कर के वह एक कॉल करता है। कहने लगा, फ़ौरन से आकर के 5 मिनट में मुझसे मिलो, कुछ पता लगाना है, बहुत अर्जेंट है। वह प्रताप था। प्रताप कहने लगा, यस बॉस, कह कर के फ़ोन कट कर देता है। वहीं दूसरी तरफ बनवारी को भी पता चल गया था कि माही जहाँ वह माही को बेच कर के आया हुआ था, वहाँ से किसी ने माही को ख़रीद लिया है। अब उसके दिल में बहुत ही बेचैनी होने लगी थी। अब वह तो सोच रहा था कि मैं माही को उस कोठी पर बेच दूंगा, और जब सारे मर्द उसके बिना इजाज़त के उसे टच करेंगे तब उसे पता चलेगा, और तब मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बनवारी इसीलिए माही के साथ ऐसा किया था, क्योंकि माही उसके साथ शादी करने के लिए मना करती थी। वह उसके मुंह पर धमकियां दे डाली कि मैं तुम्हारी इन धमकियों से डरने वाली नहीं हूँ। इस जिद और गुस्से की वजह से बनवारी ने माही को प्रताप से कहकर के उसे किडनैप कर कोठी पर भिजवा दिया। पर माही को बिल्कुल भी पता नहीं चला कि माही कैसे उस कोठी पर पहुंच गई, क्योंकि इसमें खुद माही का सौतेला भाई आकाश भी शामिल था। वह हमेशा से माही को देखना भी नहीं चाहता था। वह माही से दोनों भाई बहन नफरत करते थे, क्योंकि माही उसके पापा की दूसरी पत्नी की लड़की थी। उसकी माँ बचपन में ही उन दोनों को छोड़ कर के चल बसी थी, जिस वजह से उसके पापा ने माही की माँ यानी कि अंजना जी से शादी कर लिए थे, जिस वजह से आकाश बहुत ज़्यादा ही जलन करता था अंजना जी और माही से। अंजना जी की जब शादी हुई तो आकाश उस वक्त 6 साल का था और उसे थोड़ी बहुत समझ थी, जिस वजह से वह उनसे नफरत करने लगा। कभी भी अंजना जी को माँ माना ही नहीं, तो बोलने की तो दूर की बात है। और जब रीमी भी होश संभाली तब से लेकर आज तक अंजना जी को कभी भी उसने भी माँ नहीं कहा। और तो और आकाश के कहने पर वह भी माही और अंजना जी से नफरत करने लगी थी, और जब देखो तब ताने मारा करती थी। इन्हीं सब बातों का बदला लेने के लिए आकाश ने बनवारी के साथ मिल गया था और माही को उस कोठी पर बेच दिया था। बनवारी अच्छे से जानता था कि माही के भाई उसको पसंद नहीं करता है, और वह अपना चाल चल गया। आकाश को अपनी तरफ मिला लिया, उसे उल्टे सीधे बात कहकर मनवा लिया कि वह तो तुम्हारी सौतेली बहन है, तुम्हें उससे कोई भी मतलब नहीं रखनी चाहिए। वह बहुत ही ख़राब लड़की है, उसका कैरेक्टर सही नहीं है, देखा हूँ कि दूसरे लड़कों से बोलचाल रखती है। आकाश का इतना सुनना था कि वह फ़ौरन से बनवारी का बात मान गया और वह माही को कोठे पे भिजवाने के लिए साथ दे दिया। बनवारी भी खुश था कि जब वह माही मेरी नहीं हुई तो उसकी ज़िंदगी भी मैं नरक बना दूंगा, और वह यह सोच करके बनवारी माही को उसके ज़िंदगी में जहर घोल दिया और ले जाकर के प्रताप के हाथों बिकवा दिया। इस बात को बीते हुए 2 से 3 दिन हो गए थे। इधर अंजना जी बहुत ज़्यादा ही परेशान हो रही थी कि माही अचानक से कहाँ चली गई। वही रीमी दिन रात अंजना जी को यह सुनाती थी कि तुम्हारी बेटी बहुत ज़्यादा ही ख़राब थी, उसका कई लड़कों के साथ चक्कर चल रहा था, इसीलिए वह भाग गई और तुम्हें छोड़ गई। पर अंजना जी बिल्कुल भी इस बात से राज़ी नहीं हुई थी। वह माही को अच्छे से जानती थी कि माही ऐसा कदम बिल्कुल भी नहीं उठाएगी, क्योंकि उन्हें अपनी परवरिश पर पूरा भरोसा था। माही ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती है। माही एक समझदार और सुलझी हुई लड़की है। वह अपनी माँ की बेइज्जती बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाती, तो वह इतना बड़ा कदम उठाकर उन्हें कलंक नहीं लगा सकती थी। उससे तो उसकी माँ की पूरी बदनामी हो जाती। माही के साथ ज़रूर कुछ हुआ होगा। अंजना जी दिन रात माही के बारे में ही सोचा करती थी, और यह सोचते हुए उनकी तबीयत भी ख़राब होने लगी थी। इधर रुद्र माही से कहने लगा, तुम 2 दिन से कहाँ थी, तुम्हें कुछ भी होश है? माही इस बात से हैरान बस रुद्र को ही देख रही थी, और वह बस आंखों से आंसू बहाए जा रही थी। उसे रोना बिल्कुल भी रोका नहीं जा रहा था।
उसकी आंखें पहले से ही सूजी हुई थी और अभी पूरी तरह से ब्राउन आंखें लाल हो चुकी थी। अच्छा, तुम्हारा भी मन था ना वहाँ जाने का, फिर तुम उस आदमी के साथ में चिल्ला क्यों रही थी? माही यह बात सुनकर के चिल्लाते हुए कहने लगी, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? मैं उस जगह पर जाऊंगी और मैं वहां जाने के लिए तैयार थी। मुझे तो धोखा से वहां पर भेजा गया था। मुझे कुछ भी पता नहीं चला कि यह कौन कर सकता है। यह सुनकर के रुद्र कहने लगा, पर मुझे पता है कि तुम्हें कौन और कैसे वहां पर भेजा गया है। माही हैरान नज़रों से इस वक्त रुद्र के चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रही थी। वह घबराते हुए आवाज़ में बोली, तुम कैसे जानती हो कौन है वह इंसान? यह सुनकर के रुद्र कहने लगा, छोड़ो ना, इसके बारे में तुम्हें जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम बस मेरा कहना मानो और मेरे कहे अनुसार काम करो। इतना कहते हुए रुद्र दरवाजे की तरफ मुड़ जाते हुए बोले जा रहा था और अपने कदम दरवाजे की तरफ बढ़ाए जा रहा था कि अचानक से धम से कुछ गिरने की आवाज़ आई। जैसे ही रुद्र पीछे मुड़कर देखता है तो माही ज़मीन पर गिरी हुई थी और उसकी आंखें पूरी तरह से बंद थी। यह देख कर के रुद्र की सांसें अटक गई और वह फ़ौरन से माही के करीब भागते हुए गया और वह उसे अपनी गोद में उठाकर बेड पर सुला दिया और उसके फेस पर पानी की छींटें मारने लगा। पर माही अभी भी बेहोश ही थी। यह देख कर के रुद्र थोड़ा घबराने लगा, पर खुद भी सोच रहा था कि मुझे क्या हो रहा है। इस लड़की की यह हालत देखकर मैं क्यों घबरा रहा हूँ? मुझे क्यों इतना फ़र्क पड़ रहा है? मुझे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। पर फिर उसके चेहरे को देखता है। इस वक्त माही बेजान से बेड पर पड़ी हुई थी। मासूम शकल, आँखों के किनारे से आंसू बहकर आए हुए थे, जो कुछ सूखने के निशान बनाए थे और कुछ आंसू की बूंदें गाल पर आए हुए थे। अभी रुद्र यह सब देख ही रहा था कि दौड़ते हुए प्रताप कमरे में एंटर करता है और रुद्र को खोया हुआ देखकर रुद्र को बोला, यस सर। प्रताप की आवाज़ से रुद्र होश में आया और कहने लगा, प्रताप जल्दी से डॉक्टर को कॉल करो। यह सुनते ही प्रताप ने जल्दी से डॉक्टर को फ़ोन किया और रुद्र कहने लगा, तुम लोगों ने इसे 2 दिनों तक कहाँ रखा था? और वह यह बात बहुत ही गुस्से भरे लहजे में कह रहा था। उसकी आवाज़ सुनकर प्रताप डर गया और कहने लगा, बाबा बॉस, इस लड़की को 2 दिनों तक बनवारी ने अपने पास रखा था। यह सुनना था कि रुद्र की आंखें पूरी तरह से बड़ी हो गई और हैरान नज़रों से गुस्से में प्रताप की तरफ देखते हुए कहने लगा, क्या किया है उसने इस लड़की के साथ? प्रताप कहने लगा, बॉस, करना तो वह बहुत कुछ चाहता था इस लड़की के साथ, मगर मैंने उसे यह सब कुछ करने के लिए मना कर दिया था। पर वह 2 दिन अपने पास ही रखा था और वह कहने लगा, बस मुझे इसे बेहोश करके अपने आँखों के सामने रखना है, जिससे कि मुझे तसल्ली मिलेगी। मैं इस लड़की के साथ में रहा, पर वह मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं था। वह इसके साथ तो रातें बिताना भी चाहता था, मगर मैंने कहा मैं यह डील कैंसिल कर दूँगा और इस लड़की को जहाँ से मैं उठाया था वहाँ ले कर चला जाऊँगा। मैं इस चीज़ के लिए इजाज़त बिल्कुल भी नहीं दूँगा तुम्हें। और एक बात, अगर मैं यह बात रुद्रवीर रॉय से बता दूँगा तो तुम जिंदा भी नहीं बचोगे। इस डर की वजह से वह माही यानी कि इस लड़की के साथ मेरे रहते हुए कुछ नहीं किया और बाकी का मुझे नहीं पता। पर बनवारी कहने लगा, जब यह पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी तो मैं इसे और भी बर्बाद करने के लिए जाऊंगा, और या फिर मैं वहां इसका पहला कस्टमर होऊंगा। इतना कहा कर के वह बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा था। यह सब सुनकर के बनवारी पर बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा था रुद्र को। उसकी आंखों में आग की तरह गुस्सा नज़र आ रहा था। उसकी मुठियाँ गुस्से से कस गई थी, पर इस वक्त वह चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि माही की हालत बहुत ही ख़राब थी और वह डर गया था। अभी वह इन सब सोचों में गुम था कि तभी डॉक्टर भी आ गए। वह डॉक्टर जल्दी से आकर के माही का चेकअप करने लगे
अभी डॉक्टर चेकअप कर ही रहे थे कि रुद्र कहने लगा, डॉक्टर क्या हुआ है इस लड़की को। डॉक्टर कुछ देर सोचे, फिर बोले, 1 मिनट मुझे अच्छे से चेक कर लेने दीजिए। फिर कुछ देर बाद डॉक्टर कहने लगे, इनको वीकनेस हो गया है, यह बहुत ज़्यादा ही डिप्रेस्ड हैं, इन्हें सदमा लगा है किसी चीज़ का, यह बहुत काफ़ी डरी हुई है, जिस वजह से इनकी धड़कनें भी स्लो हो गई हैं। इनका बहुत ख्याल रखना होगा, हो सके तो आप इन्हें अस्पताल में एडमिट कर दीजिए। और यह शायद कुछ दिनों से सही से खाई भी नहीं है, इनकी पल्स तो गिरते जा रही है। यह सुनकर के रुद्र परेशान होते हुए आवाज़ में कहने लगा, डॉक्टर क्या मैं इस लड़की को घर पर ही रख कर के इलाज नहीं कर सकता हूँ। डॉक्टर कहने लगे, जी हाँ कर सकते हैं, पर इनका बहुत ख़ास ख्याल रखना पड़ेगा आपको। रुद्र कहने लगा, हाँ मैं रख लूँगा, आप इसकी फ़िक्र नहीं करें। डॉक्टर ने माही को इंजेक्शन लगाया और ब्लड टेस्ट के लिए लेकर चले गए और बहुत सारी दवाइयाँ देकर गए। वहीं दूसरी तरफ रुद्र माही को ही जी भर के देखे जा रहा था और वह सोचने लगा कि सच में इस लड़की की कोई गलती नहीं है, वह सारा कुछ बनवारी का ही किया धरा है। कहीं बनवारी ने ही माही के साथ कुछ किया तो नहीं। वह इतना सोच कर के अपना सर झटक दिया, पर अभी रुद्र बनवारी की चिंता नहीं कर रहा था, अभी सिर्फ और सिर्फ माही के लिए फ़िक्रमंद था। यह देख कर के प्रताप पहली बार चौंक गया था, क्योंकि आज से पहले कभी भी रुद्र किसी भी लड़की के लिए इतना सीरियस नहीं था जितना कि माही के लिए है। और वह कहने लगा, सर आप ठीक तो है ना, इतना इस लड़की के लिए क्यों सोच रहे हैं। आज से पहले तो आप किसी भी लड़की को इतना अटेंशन नहीं दिए, फिर इस लड़की में ऐसा क्या है। अभी वह पूरा बोल पाता कि रुद्र खड़ा हो गया और कहने लगा, तुम बिना सोचे समझे इस लड़की के साथ वह किए हो जो नहीं करना चाहिए था। और रही बात मेरी कि मैं हर लड़कियों को इस तरह से अटेंशन नहीं देना चाहता था, क्योंकि वह लड़कियां सिर्फ़ और सिर्फ मेरी दौलत, मेरे रुतबे और मेरे शकल पर मरती थी, और मैं नहीं चाहता कि कोई मेरी दौलत, मेरी शकल और मेरे रुतबे पर मरे या फिर मेरे साथ टाइम पास करे। पर यह उन लड़कियों में से अलग है। तुम्हें मुझसे इसके बारे में पहले ही बता देना चाहिए था। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब तुम्हें यह सज़ा मिलेगी कि इस लड़की की माँ के एड्रेस का पता लगाओ और उस बनवारी का भी। प्रताप कहने लगा, बनवारी तो चेन्नई में रहता है, उसका अपना होटल है और इस लड़की का घर भी चेन्नई में ही है। यह सुनकर के रुद्र कहने लगा, ठीक है तुम जा सकते हो और मेरे ऑर्डर का वेट करना। प्रताप बोला, ओके सर, और वह वहाँ से चला गया। अब रुद्र सिर्फ माही को ही देख रहा था और उसके बारे में ही सोच रहा था कि पता नहीं बनवारी माही के साथ क्या किया और वह क्यों किया। कुछ देर बाद वह खुद से ही पूछने लगा, यह सब मैं क्यों सोच रहा हूँ, मुझे आखिर इस लड़की से क्या लेना देना है। मैं तो बस उसे लेकर के आया हूँ घर, इस लड़की को उस नरक से निकाला क्यों, यह भी मैंने सोचा ही नहीं। मैं इस लड़की को देखते ही इतना बदल कैसे गया। अभी वह इन्हीं सोच में गुम था कि माही थोड़ी सुबुगाने लगी। यह देख करके फ़ौरन से रुद्र माही के करीब से थोड़ा दूर हो गया और कहने लगा, कैसी हो तुम, ठीक हो ना। माही अभी होश में आई थी और उठते ही चिल्लाते हुए कहने लगी, छोड़ो मुझे, जाने दो, मेरे साथ कुछ मत करो, प्लीज़ मुझे जाने दो। और वह चिल्लाई जा रही थी। दौड़ करके रुद्र के पाँव में पड़ गई और गिड़गिड़ाते हुए बोली, मत करो मेरे साथ ऐसा, मुझे जाने दो। और साथ में माही अपने आप को और अपने ड्रेस को कस के पकड़ी हुई थी, उसके हाथ पाँव भी काँप रहे थे। माही इस इंसिडेंट से बहुत ज़्यादा ही डर गई थी। उसे लग रहा था कि रुद्र भी उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहा है, मगर रुद्र तो आंखें फाड़े हुए बस इस वक्त माही को ही देखे जा रहा था। उसे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से माही को क्या हो गया।
वह माही को एक थप्पड़ लगाया और उसे फ़ौरन से गले से लगा लिया। माही सिसकते हुए बोली, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो। माही की बात सुनकर के रुद्र कहने लगा, ऐसा कुछ नहीं होगा तुम्हारे साथ, तुम सेफ हो, मेरे पास हो। इतना कहते हुए रुद्र माही को खुद से दूर किया और उसके फेस को अपने हाथों में लेकर बोला, मेरी तरफ देखो, मेरी आंखों में देखो, लग रहा है तुम्हें कि मैं तुम्हारे साथ गलत करूँगा। माही के गालों पर रुद्र के थप्पड़ के निशान बने हुए थे। ये देखकर रुद्र अफसोस कर रहा था। माही कई दिनों से ठीक से खाती भी नहीं थी, जिस वजह से माही को अभी भी चक्कर आ रहा था। रुद्र अभी भी माही को अपनी बाहों में थामा हुआ था और माही को उसने अपनी गोद में उठाकर बेड पर बिठाया। माही जैसे ही बैठने की कोशिश कर रही थी, वह फिर से गिरने वाली होती है। तभी वह माही के हाथों को पकड़ लिया और खींचकर अपने करीब कर लिया। तभी माही फिर से बेहोश हो गई थी। माही इस वक्त रुद्र की बाहों में बेहोश पड़ी हुई थी। उसे खुद की बिल्कुल भी होश नहीं था। इस वक्त रुद्र को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। आखिर माही के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वह फ़ौरन से फिर से डॉक्टर को कॉल करता है। डॉक्टर कहने लगे, आप जल्दी से उन्हें हॉस्पिटल लेकर आइए। यह सुनना था कि रुद्र फिर से प्रताप को कॉल किया। प्रताप अभी फार्म हाउस के एरिया में ही था। वह फ़ौरन से आया और वह कहने लगा, क्या है बॉस, एनी प्रॉब्लम। रुद्र कहने लगा, जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करो, मुझे माही को हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। वह फ़ौरन से माही को अपनी गोद में उठाता है और उसे लेकर कार के पीछे वाली सीट पर बैठ जाता है और कहता है, प्रताप जल्दी से कार भगाओ। यह सुनकर प्रताप ने कार का स्पीड तेज़ कर दिया और कुछ ही देर में हॉस्पिटल पहुंच गया। कार से बाहर निकला और जल्दी से रुद्र ने माही को गोद में उठाया और फ़ौरन से हॉस्पिटल के अंदर भागते हुए गया। यह सब देखकर प्रताप पूरी तरह से चौंक गया था कि अचानक से बॉस को क्या हो गया, जो इस लड़की के चक्कर में इतना भागे जा रहे हैं। ज़रूर कोई बात है। पर प्रताप अभी रुद्र के सामने इस सब के बारे में कुछ नहीं बोल सकता था, क्योंकि रुद्र अभी बहुत परेशान था। माही को लेकर अगर वह कुछ बोलता तो प्रताप ही पिट जाता। रुद्र माही को लेकर हॉस्पिटल के अंदर गया और जल्दी से डॉक्टर को बुलाया। माही को जल्दी से ड्रिप लगा दिया, जो कि माही 4 दिन से कुछ भी नहीं खाई थी, क्योंकि बनवारी ने उसे सिर्फ़ और सिर्फ नशे की दवा देकर उसे सुलाया था और उसे खाना पीना भी नहीं दिया करता था। जब वह ब्लड टेस्ट हुआ तो डॉक्टर ने रुद्र को अपने कैबिन में बुलाया और कहने लगे, आप मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनिएगा। इन्हें ड्रग्स दिया गया है, इनके ब्लड में ड्रग्स पाया गया है, जिस वजह से इन्हें इतनी बीमारियां हो रही है, क्योंकि इन्होंने आज से पहले कभी भी नशे का सेवा नहीं किया है और वह भी हाई डोज है। इस वजह से उनकी हालत ख़राब हुई है और ऊपर से यह कई दिनों से खाना भी नहीं खाई हैं और इन्हें बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेस भी ली हुई हैं, जिस वजह से वह ड्रग्स इन पर और ज़्यादा ही हावी कर रहा है। यह सुनते ही रुद्र की आंखें बड़ी हो गई। वह हैरान नज़रों से डॉक्टर से पूछने लगा, क्या माही को कुछ होगा तो नहीं ना डॉक्टर। डॉक्टर कहने लगे, नहीं, हमने उन्हें एंटीडोज दे दिया है, जिससे ड्रग्स का नशा उतर जाएगा और वह ठीक हो जाएंगी। डोंट वरी, थोड़ा सा ड्रग्स का नशा है, जब तक रहेगा तब तक उन्हें प्रॉब्लम होगी, बाकी सब ठीक हो जाएगा। मैं उन्हें दवाई, इंजेक्शन सब दे दिया है। रुद्र परेशान होते हुए डॉक्टर से कहने लगा, कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है ना डॉक्टर, क्या माही के साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ है ना। डॉक्टर कहने लगे, इसके लिए तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, अगर आपको इस बारे में डाउट है तो मैं वह भी चेक कर लूँगा और फिर मैं बताऊँगा। तभी रुद्र कहने लगा, आप फीमेल डॉक्टर से कहें तो बेहतर होगा। डॉक्टर कहने लगे, जी हाँ, मैं अपने फीमेल डॉक्टर से ही बात करने वाला हूँ, इस बारे में आप बेफिक्र रहें। यह सुनकर के रुद्र डॉक्टर के कैबिन से बाहर आ गया और वहाँ माही को ड्रिप और वेंटिलेटर दोनों लगे हुए थे,
क्योंकि माही की नब्ज़ बहुत ही धीमी चल रही थी। नर्स वहाँ हर टाइम रहती थी, माही को देखभाल के लिए नर्स थी। रुद्र इतना परेशान होगा उसने कभी सोचा ही नहीं था कि उसकी हालत ऐसी हो जाएगी माही को देखने से। कहीं ना कहीं माही को लेकर रुद्र बहुत परेशान और दुखी था, पर वह खुद भी खुद के बिहेवियर की वजह से परेशान हो रहा था कि मैं क्यों इस लड़की की वजह से इतना परेशान हो रहा हूँ, मुझे नहीं होना चाहिए। पर क्या होगा अब माही के साथ? रुद्र क्या करेगा माही के साथ? क्या ठीक हो पाएगी माही? यह जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। आगे की स्टोरी नेक्स्ट एपिसोड में आएगा। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरा नाम प्रशांत है और मैं जयपुर के एक गांव का रहने वाला हूँ। नौकरी के लिए मैं घर से भोपाल आ गया। मुझे एक बंगले में ड्राइवर की नौकरी मिल गई। घर में सिर्फ मालिक, मालकिन और उनकी बेटी थी। मालिक ने मुझे अपनी बेटी की गाड़ी पर ड्राइवर रख लिया। मालिक की बेटी एक बड़े कॉलेज में पढ़ती थी और मैं उसकी गाड़ी चलाता था। रोज सुबह उसे कॉलेज छोड़ता और वापसी में कॉलेज से लेकर बंगले तक पहुंचाता। अक्सर वह शाम को अपने दोस्तों की तरफ निकल जाती तो मैं ही उसे लाने ले जाने का काम करता। एक गांव वाला होने की वजह से मैं इज्जत के मामले में बहुत ही ज्यादा संवेदनशील था। मैंने कभी नजर उठाकर मालिक की बेटी की तरफ नहीं देखा था। मालिक की बेटी का नाम हिमानी था और वह एक हसीन लड़की थी, लेकिन मैं हमेशा ही नजर झुकाकर उससे बात करता। मेरे लिए तो मेरे मालिक और मालकिन आदरणीय लोग थे, जिन्होंने मुझे काम देकर मेरी मुश्किल आसान कर दी थी। मैं मालकिन और मालिक से बहुत ज्यादा श्रद्धा रखता था, क्योंकि वे दोनों ही बहुत अच्छे थे। हिमानी रास्ते में मुझसे बातें करती रहती और बहुत सारी बातें मुझे बताती, लेकिन मैं सिवाय सिर हिलाने के और कोई जवाब न देता। वह बहुत ज्यादा बुद्धिमान थी और हर क्लास में प्रथम आती थी। हिमानी मुंह में सोने का निवाला लेकर पैदा हुई थी। मालिक उनकी हर बात फौरन ही पूरी कर देते। हिमानी ने नई गाड़ी की फरमाइश की। मालिक ने फौरन ही उन्हें एक नई गाड़ी खरीद कर दे दी। हिमानी मुझे कहने लगी कि देखो, मैंने तुम्हारे लिए नई गाड़ी ले ली है। उनकी बात सुनकर मैं मुस्कुरा दिया। वह अक्सर ही बातों बातों में मुझे छेड़ती और मेरे साथ फरी होने की कोशिश करती, लेकिन मैं कभी अपनी हद से आगे नहीं बढ़ता। हिमानी जब भी खरीदारी पर जाती तो वह मेरे लिए भी कुछ ना कुछ जरूर लेकर आती, लेकिन मुझे क्या खबर थी कि यही हिमानी ही एक दिन मेरे किरदार को तार तार कर देगी। हिमानी की कम उम्र में ही शादी हो गई थी और वह शादी होकर अपनी खाला के घर जाने वाली थी। हिमानी अपनी गाड़ी में अक्सर ही फोन पर अपने दोस्तों से बातें कर रही होती थी, जिसमें उनके होने वाले पति का भी कहीं न कहीं नाम आता, लेकिन मैं कभी उनकी बात सुनने की कोशिश नहीं करता और अपना ध्यान इधर उधर लगाए रखता। सर्दियों के दिन थे कि जब मालिक और मालकिन को अचानक ही अमेरिका जाना पड़ा था, क्योंकि मालिक के बड़े भाई जो अमेरिका में रहते थे, उनकी हालत बहुत ही नाजुक थी और वह अपने आखिरी वक्त में अपने भाई को अपने पास देखना चाहते थे। हिमानी के पेपर्स नजदीक होने की वजह से मजबूरन वे दोनों अपनी इकलौती बेटी को घर पर ही छोड़ गए। मालिक ने जाते जाते मुझे यह जिम्मेदारी सौंप दी कि मैं हिमानी को कॉलेज लाने ले जाने का काम पूरी जिम्मेदारी के साथ करूं और उनका ख्याल रखूं, क्योंकि मुझे मालिक के साथ काम करते हुए 2 साल होने वाले थे। इसीलिए वे लोग मुझ पर बहुत ज्यादा भरोसा करने लगे थे। मालिक को अच्छे से इल्म था कि मैंने कभी नजर भरकर भी उनकी बेटी की तरफ नहीं देखा। मालिक और मालकिन 2 महीने के लिए अमेरिका चले गए और मैं उनके पीछे पूरी ईमानदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाने लगा। कुछ ही अरसे बाद मेरी छोटी बहन की शादी थी और इसीलिए मुझे बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत थी। मैं हिमानी को कॉलेज छोड़कर करीब ही एक मैकेनिक की दुकान पर चला जाता और वहां बैठकर काम सीखता, ताकि फौरिग वक्त में ये काम भी कर सकूं। मालिक के यहाँ से 8 बजे मेरी छुट्टी हो जाया करती थी और मैं चाहता था कि उसके बाद मैकेनिक की दुकान पर बैठकर काम करूं, ताकि जल्द जल्द मेरे पास इतने पैसे जमा हो जाएं कि मैं अपनी बहन की शादी के लिए पैसे गांव भिजवा सकूं। जितना अरसा मालिक मौजूद नहीं थे, मुझे काम से जल्दी फरागत मिल जाया करती थी, क्योंकि हिमानी ज्यादातर घर में ही रहा करती थी। देखते ही देखते 1 महीना गुजर गया और मालिक के बड़े भाई अपनी जिंदगी की बाजी हार गए। उस रात ही मेरे पास हिमानी का फोन आया कि उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है और मैं उनके पास आ जाऊं, शायद उन्हें डॉक्टर के पास जाना पड़े। हिमानी की बात सुनकर मैं परेशान हो गया। रात के इस पहर मेरा बंगले के अंदर जाना कुछ मुनासिब नहीं था, लेकिन बीमारी की हालत में मैं हिमानी को अकेला नहीं छोड़ सकता था, जबकि वह अपने पापा के बड़े भाई की मौत के गम में थी।
पूरी रात मैं उनके साथ ही रहा और उनका ख्याल रखता रहा। वह तेज बुखार में तप रही थी और सारी रात बेहोशी में रही थी। सारी रात मैं उनके पास बैठा रहा और सुबह तक उनकी हालत कुछ बेहतर हुई तो मैं वापस अपने क्वार्टर में चला गया। वक्त तेजी से गुजरता रहा और उस दिन के बाद से हिमानी की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती थी। वह बहुत ही ज्यादा खोई खोई सी रहने लगी। मुझे लगा शायद वह अपने माँ बाप की जुदाई में परेशान हो गई है, लेकिन मुझे क्या खबर थी कि दरअसल हकीकत क्या है। मालिक ने मजीद 1 महीना और अपने भाई के बच्चों के पास गुजारा किया और पूरे 2 महीने बाद वे दोनों घर वापस आए तो मैं उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ। लेकिन उस वक्त मेरे कदमों तले जमीन निकल गई जब मालिक ने डंडा पकड़कर मुझे बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। वह मुझे गंदी गालियां देते जा रहे थे और मारते जा रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई है जो मालिक इस कदर गुस्से में है कि मेरी बात भी सुनने को तैयार नहीं। और जब मुझे पूरी बात पता चली तो ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे कदमों तले जमीन छीन ली हो। हिमानी ने मुझ पर इल्जाम लगाया था कि मैंने उनके साथ जबरदस्ती की है और वह अब गर्भवती हैं। और ये बात डर के मारे उन्होंने अपने मम्मी पापा को फोन पर नहीं बताई कि मैं उन्हें कोई नुकसान न पहुंचा दूं। मैंने हैरत से हिमानी को देखा जो कमाल के तरीके से झूठ पर झूठ बोल रही थी। मैं तो हिमानी को बहुत ही सीधा सादा और मासूम समझता था, लेकिन उन्होंने तो मेरे किरदार को दागदार कर दिया था। मालिक मेरी कोई बात सुनने को राजी नहीं थे और हिमानी अपने झूठ से पीछे हटने को तैयार नहीं थी। वह कह रही थी कि जिस रात पापा के बड़े भाई का इंतकाल हुआ उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। मैं हिमानी के कमरे में आया था। मुझे लगा था कि शायद उन्हें डॉक्टर की जरूरत है, लेकिन मैं अस्पताल ले जाने की बजाय उनके साथ गलत काम कर बैठा। मालिक ने पुलिस को बुलाकर मुझे जेल में डलवाने का फैसला किया था, लेकिन हिमानी ने उन्हें रोक दिया था। हिमानी ने अपने पापा को कहा कि ऐसा करने से उनकी इज्जत पर आंच आएगी। हिमानी के पापा मुझे नौकरी से निकाल चुके थे और मैं बहुत ही ज्यादा परेशान था। मेरे पास करने के लिए कोई काम नहीं था और इतनी जल्दी मुझे दूसरी नौकरी भी नहीं मिल रही थी। जब मेरी बहन की शादी नजदीक आ गई थी, मैं मालिक के दिए हुए सर्वेंट क्वार्टर में रहता था और अब मेरे पास रहने के लिए कोई जगह भी नहीं थी। इसलिए मैं मजबूर होकर दोबारा मालिक के दरवाजे पर गया और उन्हें अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाना चाहा। लेकिन मेरे मालिक ने मेरे सामने ऐसी शर्त रख दी कि मेरे होश उड़ गए। मालिक ने मुझसे कहा कि तुम्हें मेरी बेटी हिमानी से कुछ महीने के लिए शादी करनी होगी। जब बच्चे का जन्म हो जाए तो फिर तुम उसे छोड़कर चले जाना। हमने बच्चा खत्म करवाने की बहुत कोशिश की है, लेकिन सब डॉक्टरों ने यही कहा है कि इस प्रक्रिया में हमारी बेटी की मौत हो सकती है और मैं अपनी इकलौती बेटी को खोना नहीं चाहता। हिमानी का होने वाला पति भी उसे छोड़कर चला गया और इससे पहले कि जमाने में हमारी बदनामी हो, हम हिमानी को तुम्हारे साथ रुखसत कर देंगे और तुम उसे अपने साथ अपने गांव ले जाना। जब बच्चे का जन्म हो जाएगा तो उसके बाद हम हिमानी को वापस ले लेंगे। मैं जानता था कि यह बच्चा मेरा नहीं है और हिमानी ने झूठ बोला है, लेकिन इसके बावजूद मैं इस पर राजी हो गया था क्योंकि मुझे अपनी बहन की शादी के लिए पैसों की जरूरत थी और इतने पैसे मुझे सिर्फ मेरे मालिक ही दे सकते थे। इसीलिए मैंने हिमानी से शादी करने के लिए हाँ कर दी और उसके साथ शादी करके उसे गांव ले आया। हिमानी बहुत खामोश थी। मैंने भी गांव पहुंचने तक सारा रास्ता उससे कोई बात नहीं की थी। शादी के फौरन बाद हम दोनों गाड़ी के जरिए गांव आ गए थे। मेरी माँ और घर वाले हिमानी को देखकर हैरान रह गए और जब मैंने अपनी माँ को बताया कि मैंने शादी कर ली है तो मेरी माँ हैरान रह गई और कहने लगी कि इतनी बड़ी बात तूने मुझे बताई भी नहीं। तेरी शादी के लिए मेरे कितने अरमान थे। लेकिन फिर हिमानी की मौजूदगी को महसूस करते हुए मेरी माँ खामोश हो गई और हिमानी को प्यार करने लगी। हिमानी बहुत ही खूबसूरत थी। इतनी प्यारी और कम उम्र बहू देखकर मेरी माँ की सारी शिकायतें दूर हो गईं और वह हिमानी को मेरे कमरे में ले गईं और उसे गांव की औरतों की तरह सजाने लगीं। मैं बहन की शादी के इंतजामात देखने लगा और शाम ढलने जब कमरे में आया तो हिमानी दुल्हन के रूप में मेरे बिस्तर पर बैठी हुई थी। मैं उसे देखकर हैरान रह गया। वह कहीं हूर परी मालूम होती थी। पहली नजर में ही मैं अपनी पत्नी पर दिल हार बैठा था, लेकिन मैं कैसे भूल सकता था कि मेरी इसी पत्नी ने मुझे किस तरह बदनाम साबित किया है। मैं उसके करीब बिस्तर पर आकर बैठा तो वह डर के मारे कांपने लगी। वह अच्छे से जानती थी कि उसने मुझसे किस तरह शादी की है। मैं उससे पहले कि उससे कुछ कहता वह खुद ही रोने लगी और मेरे कदमों में बैठ गई। हिमानी रोते हुए मुझसे कहने लगी कि उसने जो मुझ पर इल्जाम लगाया उसके लिए शर्मिंदा है और उसे अपनी गलती का पूरा एहसास है, लेकिन यह सब कुछ उसने मुझे बदनाम करने के लिए नहीं किया।
बल्कि बहुत ही मजबूरी में किया है। मैंने कहर बरसाती नजरों से हिमानी को देखा और उसे साफ लफ्जों में कह दिया कि तुमने कितनी मजबूरी में ही यह सब क्यों न किया हो, लेकिन तुम्हारे इस काम से मेरी इज्जत 2 कौड़ी की भी नहीं रही। तुम अपने गुनाह को मेरे साथ थोपकर कामयाब हो गई और मैं बेगुनाह होते हुए भी अपने मालिक की नजरों में गिर गया। मैं चाहकर भी तुम्हें माफ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं इतना कमजोर नहीं हूँ कि तुम्हारे साथ कोई ज्यादती करूं। इसीलिए तुम इस कमरे में आसानी से रह सकती हो। तुम्हें किसी चीज की कोई तकलीफ नहीं होगी और जब तुम अपने गुनाह को इस दुनिया में ले आओ तो यहाँ से जाने पर भी आजाद होगी। मैं खुद तुम्हें तुम्हारी औलाद के साथ तुम्हारे घर छोड़ाऊंगा। मैं हिमानी को अपने कदमों से उठाकर बिस्तर पर बिठाते हुए कमरे से बाहर निकलने लगा। अब हिमानी के लफ्जों ने मेरे कदमों को जंजीर कर दिया। वह कहने लगी कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया है कि जिसकी पैदाइश तक मुझे यहाँ इंतजार करना पड़े। नहीं, मैंने आपको आपके मालिक की नजरों में गिराया है, बल्कि आपके मालिक तो आपसे बहुत प्यार करते हैं और वह आप पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, और इसीलिए आपके मालिक ने अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज आपको सौंप दी और मुझे यह हुक्म दिया था कि मैं शादी के बाद आपको सारी हकीकत बता दूं। हिमानी की बातों ने मुझे हैरान कर दिया था। मैं पलटकर हिमानी का चेहरा देखने लगा, जहां मासूमियत छाई हुई थी। वह उस वक्त एक 18 साल की मासूम सी लड़की थी जो न जाने किन हालात में गुजारा कर रही थी। हिमानी कहने लगी कि वह गर्भवती नहीं है, बल्कि उसके बाप ने मुझसे यह झूठ कहा है और उसके बाप ने यह सब बहुत मजबूरी में किया है क्योंकि वह अपनी बेटी की जान बचाना चाहते थे। हिमानी ने मेरे करीब आकर मेरा हाथ अपने हाथों में थाम लिया और मुझे अपने साथ लिए बिस्तर पर बैठ गई। हिमानी बहुत धीमे लहजे में मुझे अपनी सच्चाई बता रही थी और मैं गुमसुम सा उसकी बात सुन रहा था। हिमानी कहने लगी कि उसकी खाला ने बचपन से ही अपने बेटे के लिए उसका रिश्ता मांग रखा था। हिमानी की माँ ने अपनी साली के बेटे का रिश्ता मांग रखा था और हिमानी के बाप ने अपनी साली की अच्छी आदत देकर हिमानी का रिश्ता अपनी पत्नी के भांजे से तय कर दिया था। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ हिमानी के बाप को अपनी गलती का एहसास हुआ, क्योंकि हिमानी का होने वाला पति संजय अपने माता पिता का इकलौता बेटा होने की वजह से बहुत ज्यादा बिगड़ चुका था। उसके पास न ही पैसे की कमी थी और न ही कोई रोक टोक करने वाला था। संजय की माँ कभी भी अपने बेटे को गलत काम पर न टोकती और जैसे जैसे उम्र की सीढ़ियां तय करता जा रहा था, वह मजीद अय्याश होता जा रहा था। हिमानी बताने लगी कि जिन दिनों उसके माँ बाप अमेरिका गए हुए थे, संजय ने कई दफा उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की और एक दफा तो वह शराब के नशे में धुत घर आया और हिमानी पर करना चाहा, लेकिन उसने खुद को कमरे में बंद करके बचा लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने आप को बचाव के लिए क्या करे, क्योंकि उसे खौफ था कि संजय उसके अकेलेपन का फायदा उठाकर दोबारा घर में दाखिल हो सकता है। इसीलिए उसने सारी रात मुझे अपने कमरे में बिठाए रखा। वह संजय से कहीं ज्यादा भरोसा मेरे किरदार पर करती थी। अपने माँ बाप के वापस आते ही उसने एक एक बात अपने बाप को बताई। हिमानी के बाप ने संजय की माँ से बात की कि वह अपने बेटे को समझाए कि जब हिमानी से शादी करनी है तो इस तरह की हरकतें करने की क्या जरूरत है। लेकिन संजय की माँ ने यह कहकर बात खत्म कर दी कि संजय जज्बात में जोश मारता है, बच्चे हैं, थोड़ी बहुत मस्तियां तो करते हैं। हिमानी क्यों इतने पुराने ख्यालात की मालिक है कि अपने होने वाले पति के साथ कुछ वक्त भी नहीं गुजार सकती। हिमानी कहने लगी कि जब अब्बा को एहसास हुआ कि उन्होंने कितना बड़ा गलत फैसला किया है, मेरे बाप ने जैसे ही संजय के साथ मेरा रिश्ता खत्म करने की बात की तो संजय धमकियों पर उतर आया और उसने साफ साफ लफ्जों में कहा कि वह मुझे किसी सूरत नहीं छोड़ेगा। पापा मुझे लेकर बहुत ज्यादा परेशान थे कि उन्हें लॉन के शीशे के पार तुम गाड़ी साफ करते दिखाई दिए। मैंने पापा को यह भी बताया था कि ताया के इंतकाल वाली रात तुमने सारी रात बैठकर मेरी हिफाजत की थी। पापा को अंदाजा हो गया था कि तुम एक अच्छे किरदार के मालिक हो, इसलिए पापा ने यह फैसला किया कि वह तुमसे मेरी शादी करवा दें और संजय से फौरन छुटकारा हासिल कर लें। लेकिन संजय यह शादी इतनी आसानी से नहीं होने दे सकता था। इसीलिए पापा ने खाला को यही बात बताई कि तुमने मेरी इज्जत पर हमला किया है और मैं अब गर्भवती हूँ। खाला ने खुद ही यह रिश्ता तोड़ दिया, क्योंकि वह इज्जतदार लोग ऐसी लड़की को बहू नहीं बना सकते थे जो शादी से पहले ही गर्भवती हो चुकी हो। पापा तुम्हें पहले ही रोज सारी हकीकत बता देना चाहते थे, लेकिन पापा को डर था कि अगर तुमने शादी से मना कर दिया तो वह क्या करेंगे। इसीलिए पापा ने जानबूझकर तुम्हें देखते ही मारना शुरू किया और तुम पर गलत इल्जाम लगाया और तुम्हें नौकरी से निकाल दिया
क्योंकि पापा जानते थे कि तुम्हें पैसों की जरूरत है। पापा को यकीन था कि तुम खुद ही पलटकर वापस आओगे तो वह शादी की शर्त रख देंगे। पापा का मंसूबा कामयाब हो गया। तुम चाहो तो मैं ये बात साबित कर सकती हूँ कि मैं गर्भवती नहीं हूँ और न ही किसी ने मुझे कभी हाथ लगाया है। बहुत मजबूरी में पापा ने मुझे तुम्हारे साथ शादी करके जाने दिया है और मैंने अपने पूरे दिल से तुमसे शादी की है, क्योंकि मैं खुद भी तुम्हारी अच्छाई की गवाह हूँ। हो सके तो मुझे और मेरे मम्मी पापा को बस एक झूठ के लिए माफ कर दो। मेरी पत्नी हिमानी की आंखों से आंसू टपक रहे थे और मुझे उन आंसुओं में एक बाप बेटी की बेबसी दिखाई दे रही थी। मैंने हिमानी को फौरिग नहीं किया, बल्कि अपने सीने से लगा लिया था। वह एक बहुत ही प्यारी लड़की थी, जिसे शायद ऊपर वाले ने इसी तरह से मेरे नसीब में लिखा हुआ था।